दोस्तों, मेरा नाम कंचन है। एक औरत के कई रूप होते हैं, मगर लोग उस औरत को सिर्फ उसी रूप से जानते हैं जिसमें वह खरी साबित नहीं होती। मैं तो इस दुनिया के लिए एक ऐसी कलंकिनी साबित हुई थी कि लोगों ने मेरा चैन और सुकून मुझसे छीन लिया था। जो कुछ था वह मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, मगर लोगों को ऐसा लगता था कि अपना भाग्य खराब करने वाली मैं इकलौती दुनिया की एक ऐसी लड़की हूँ जो जानबूझकर अपने अच्छे खासे भाग्य को ठोकर मार देती है। मेरे साथ जो कुछ भी होता था वह सब कुछ मेरी तरफ से नहीं होता था। आखिर कौन ऐसी लड़की होगी जो अपने हाथों से अपने नसीब को खराब करना चाहेगी? मेरा दुख समझने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं था। जब मेरी माँ को खबर मिली कि वह अब माँ बनने वाली है, तो मेरे घर में बर्बादी आनी शुरू हो गई थी। मेरे पापा का चलता हुआ कारोबार अचानक बंद हो गया था। उनका ढाबा था जिसमें अचानक आग लगने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, और फिर उसके बाद मेरे पापा का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया। घर में खाने पीने के लाले पड़ने लगे थे। मेरे पापा घर के बड़े भाई थे, इसलिए उन पर उनके छोटे भाई और उनके परिवारों की भी जिम्मेदारी थी। मेरे घर में मेरी दादी थीं, चाचा और चाची थीं। मेरे पापा ने हमेशा से ही मेरे चाचा को अपनी औलाद समझा था, और उनकी शादी होने के बाद भी वो उनके सारे खर्चे उठा रहे थे। आखिरकार पापा का कारोबार बहुत अच्छा था। अपने घरवालों के लिए वो इतना तो कर ही सकते थे, लेकिन जिंदगी में अचानक से मोड़ आ जाने की वजह से उनको अपने लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो रही थी। इसमें वह बाकी लोगों को क्या खिला सकते थे? मेरी माँ ने पूरे 9 महीने गरीबी के हालात में गुजार दिए थे, और उसके बाद मैंने इस दुनिया में जन्म लिया। शायद मेरी बर्बादी की कहानी यहीं से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरे जन्म के समय से पहले तो मेरी माँ बिल्कुल सही थी। लेकिन जैसे ही मेरा जन्म हुआ, न जाने मेरी माँ को क्या हो गया था कि वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बस उसी दिन से मेरा नाम कलमू ही पड़ गया था। मेरी चाची कहने लगी थी कि जब अपनी माँ के पेट में थी तब अपने पिता का कारोबार खा गई, और इस दुनिया में कदम रखते ही अपनी माँ को खा गई। धीरे धीरे मैं बड़ी होती चली गई, तो मुझे यह एहसास होने लगा कि मैं इस घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे आते ही इस घर की बर्बादी शुरू हो गई थी। जब मैंने बोलना शुरू किया था तो मेरे पापा की कीमती ज़मीन उनके हाथों से निकल गई थी। हम लोग गांव के रहने वाले थे, और मेरे पापा की ज़मीन को गांव के कुछ लालची लोगों ने हड़प लिया था। इस तरह मेरे पापा की एक एक जमा पूंजी भी खत्म हो गई थी। मेरे घर के सभी लोग यही कहते थे कि जिस दिन से यह हमारे घर में आई है, इसने हम लोगों को बर्बाद करके रख दिया है। मैं जब छोटी थी तो इस बात का मतलब नहीं समझ पाई थी, लेकिन जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो मुझे सब कुछ समझ आने लगा था, क्योंकि मेरे घर वालों का बिहेवियर मेरे साथ कुछ ऐसा ही था। बड़ी होने के बाद मुझे लोगों की ऐसी बातें सुनकर बहुत एहसास होता था। मैं जब दूसरों की बेटियों को देखती थी तो वह अपनी जिंदगी को खुशी खुशी अपने माता पिता के और अपने घर वालों के साथ स्पेंड कर रही थी, जबकि एक मैं थी जिसकी माँ तो इस दुनिया से जा चुकी थी, और एक पिता जो मुझे मुंह तक नहीं लगाते थे। अगर मेरी तकलीफ का किसी को थोड़ा बहुत अंदाज़ा था तो वह मेरी दादी थी, क्योंकि मेरे पापा गुस्से में मुझ पर हाथ भी उठा लिया करते थे। मुझे मेरी दादी बचाया करती थीं। चाची ने तो कम उम्र में ही मुझे घर के कामों में डाल दिया था। वह मुझसे घर के सारे काम लिया करती थी। घर के हालात देखते हुए चाचा ने अपनी कमाई अपने पास रखनी शुरू कर दी। वह तो पहले भी अपनी कमाई अपने पास रखते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी कमाई में हम लोगों को शामिल करना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे पापा के हालात बहुत खराब हो चुके थे, और ऐसे समय में चाचा ने अपना किनारा कर लिया था। वह अपना खाना अलग खाया करते थे। पापा को इस बात का एहसास हो गया था कि उनके भाई ने मुश्किल समय में उन्हें छोड़ दिया। दादी उनको बहुत समझाया करती थीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। मुझे स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया था, क्योंकि मेरे इस दुनिया में आने के बाद सब लोगों को 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल पड़ रहा था। ऐसे में वह मुझे स्कूल कैसे भेज सकते थे? और फिर मैंने इतना बुरा समय देख लिया था कि मुझे स्कूल जाने का भी कोई शौक नहीं था। बस जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। जब मैं 12 साल की हुई तो मेरे पापा इस दुनिया से जा चुके थे। तब तक दादी ने मेरा ख्याल रखा था। फिर धीरे धीरे मेरी उम्र 17 साल की हुई। यह 17 साल मेरी जिंदगी के सबसे खतरनाक साल थे, क्योंकि जितनी आसानी से मैंने अपने आप को इस कहानी में
17 साल पुरानी अपनी जिंदगी के बारे में बताया है, उतना आसान मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मेरा हर दिन, हर समय बड़ी मुश्किल से गुजरता था। आसपास के लोग भी मुझे कलमुही और अपशगुनी कहते थे। जब मैं छोटी थी और गली मोहल्ले में खेलने के लिए निकल जाती थी, तो मोहल्ले के बच्चे मेरे साथ नहीं खेलते थे। अगर कोई लड़की मेरे साथ खेल भी लिया करती थी, तो उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर में ले जाती थी। कहती थी कि तुझे इस कलमुही के साथ खेलने की क्या ज़रूरत है? इसके साथ खेलना मतलब अपने लिए बर्बादी लाना। ये तो बर्बादी की जड़ है जो अपने घर की सारी खुशियों को खा गई। उस समय भी मुझे सबकी बातें सुनकर बहुत रोना आता था और धीरे धीरे मैं बड़ी हो गई, समझदार हो गई, तो तब भी मुझे कुछ इसी तरह की बातें कहते थे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता था। दादी को मेरी थोड़ी बहुत तकलीफ का अंदाज़ा होता था, तो वह मुझे समझाने की कोशिश करती थी। कहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैं मरने से पहले तुम्हारी शादी करवा कर जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा चाची के भरोसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं दादी से कहती थी कि दादी, अगर ससुराल में भी मेरा भाग्य ऐसा ही हुआ तो मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि सारी जिंदगी मैंने लोगों के ताने सुन सुनकर अपनी जिंदगी गुजारी है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरी वजह से बर्बादी आनी शुरू हो जाती है। दादी कहने लगती कि नहीं नहीं मेरी बेटी, तू तो बहुत अच्छी है, शायद तेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन तू फिक्र मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी जिंदगी में भी ढेर सारी खुशियां आएंगी, क्योंकि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। दादी मुझे तसल्ली देती थी, तो मुझे दादी के साथ रहकर ऐसा लगता था जैसे मुझ अकेली का इस दुनिया में दादी के अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन सच तो यही था, मेरे इस दुनिया में दादी के अलावा कोई भी नहीं था। एक वही थी जो मुझे समझती थी, अपना मानती थी, मगर फिर वह भी बीमार रहने लगी थी। उनकी भी उम्र काफ़ी हो गई थी। चाचा चाची को तो दादी और मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। पापा के दुनिया से चले जाने के बाद उन्होंने दादी को और मुझे इस घर में लावारिसों की तरह जगह दी हुई थी। अपनी तबीयत की तरफ देखते हुए दादी ने चाचा से कहा था कि मैं कंचन का रिश्ता करना चाहती हूँ, उसकी शादी करके उसे उसके घर का कर देना चाहती हूँ, फिर चाहे मैं मर जाऊं तो मुझे सुकून तो रहेगा। चाचा चाची के तो अपनी कोई औलाद नहीं थी। अगर वह चाहते तो मुझे अपनी औलाद समझ सकते थे, लेकिन उन्होंने तो मुझे कभी इंसान ही नहीं समझा था। चाची तो मुझे अपने कमरे में भी आने नहीं देती थी। कहती थी कि नहीं नहीं, मेरे कमरे में कदम मत रखना, मैं नहीं चाहती कि हम तेरी वजह से किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाए। मैं इसीलिए चाची से उनके दरवाजे तक ही रहकर बात करती थी। घर के ऐसे हालत देखते हुए ही दादी ने सोचा था कि वह अपने जीते जी मेरी शादी कर दे, क्योंकि अगर वह भी इस दुनिया में नहीं रही तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे कौन समझेगा। चाचा ने तो कह दिया था कि आप चाहो तो इसकी शादी कर सकती हो, मगर मेरे पास इसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर भाई साहब इसके लिए कुछ छोड़कर जाते तो ज़रूर मैं अपनी जिम्मेदारी पर इसकी शादी करवा देता, लेकिन जिस दिन से यह दुनिया में आई है, भाई साहब को भी इसने बर्बाद करके रख दिया। और तो और, इस कलमुही से शादी कौन करेगा? इसे तो पूरा गांव जानता है कि जिस दिन से यह दुनिया में आई है कैसे कैसे कांड कर चुकी है, तो फिर कौन इसे अपने घर की बहू बनाना चाहेगा। चाचा की ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनकर दादी भी उदास हो गई थीं। फिर दादी ने खुद ही मेरे लिए रिश्ता ढूंढने का फैसला किया। मेरी दादी ने मेरे लिए पूरा गांव छान मारा था। शायद मेरे भाग्य में शादी करना भी आसानी से नहीं लिखा था। चाचा ने बिल्कुल सही कहा था, कोई भी मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन तो चाची ने हद ही कर दी थी। उन्होंने मेरी दादी को बताया और कहा कि मैंने कंचन के लिए एक रिश्ता देखा है। दादी कहने लगी कि पहले मैं लड़के को देखना चाहती हूँ, मगर चाची दादी को लड़के से नहीं मिलवाना चाहती थी। बस उन्होंने लड़के की बहुत सारी तारीफ कर दी थी। बताया था कि लड़का इकलौता है, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, नौकरी भी अच्छी है, अकेला कमाता खाता है और बड़े से घर में अकेला ही रहता है। वहां पर आपकी कंचन खुश रहेगी, मगर दादी का दिल चाची के बताए रिश्ते पर बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। उनकी यही जिद थी कि वह एक बार लड़के से मिलकर उसके बारे में जान पहचान निकालना चाहती है, लेकिन चाची तो इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं हो रही थी। उनका कहना था कि उनकी बात मानकर मेरी शादी उसके साथ करवा दें। फिर चाची ने लड़के का फोटो दादी को दिखा दिया था। दादी को लड़का तो बहुत पसंद आया था। लड़का फोटो में अच्छा लग रहा था। दादी को लगा रियल में भी लड़का ऐसा ही होगा।
इसीलिए दादी लड़के से मिले बिना ही इस रिश्ते के लिए मान गई थी। इस तरह मेरी एक ही हफ्ते के अंदर अंदर शादी होने जा रही थी, क्योंकि चाची ने दादी से कहा था कि लड़का अपने परिवार में अकेला है, इसलिए वह किसी को भी बारात में शामिल नहीं कर सकता। उसका कहना है कि वह अकेला ही जाएगा और शादी की रस्में पूरी करने के बाद कंचन को यहाँ से विदा करके ले जाएगा। दादी इस बात पर भी तैयार हो गई थी। लड़का हमारे यहाँ सेहरा पहनकर मुझसे शादी करने के लिए आया तो दादी को कुछ खटका सा महसूस हुआ। दादी ने चाची से कहा कि इस लड़के का चेहरा हटाओ, मुझे इसका चेहरा देखना है। मगर चाची दादी की किसी बात को सुन ही नहीं रही थी। दादी को किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मैं दुल्हन बनी हुई एक तरफ बैठी थी और बहुत रो रही थी, क्योंकि मैं अपनी दादी से अलग होने वाली थी। मगर मेरी दादी ने हार नहीं मानी और ज़बरदस्ती उस लड़के का सेहरा खींच लिया। जब उस लड़के का चेहरा दादी ने देखा तो उनके होश उड़ गए थे, क्योंकि यह कोई लड़का नहीं बल्कि अच्छी खासी उम्र का आदमी था, जिसकी दाढ़ी मूंछ भी सफ़ेद थी। चाची ने तो दादी को किसी जवान लड़के का फ़ोटो दिखाया था, मगर यह तो कोई और था। दादी के तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। दादी सोचने लगी कि अच्छा हुआ कि शादी होने से पहले पहले उनकी आंखों के सामने सारी हकीकत आ गई। शादी होने के बाद वह उसकी शक्ल देखती तो अनर्थ हो जाता। दादी ने उसको डांट कर हमारे घर से भेज दिया था और चाचा चाची से कहा था कि तुम लोग मेरी पोती की शादी कितनी उम्र के आदमी के साथ करवा रहे हो, जबकि उसकी उम्र तो अभी 18 साल भी नहीं हुई। इस आदमी की उम्र तो 55 साल होगी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती लावारिस बच्चे के साथ ऐसा करते हुए? उसके बाद इस बात पर दादी और चाची में बहस शुरू हो गई थी। चाची कहने लगी कि इसका तो शुक्र मनाओ कि वह आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि तुम्हारी पोती की हरकतें जैसी हैं, पूरे गांव में कोई भी इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। दादी ने कहा था कि मैं अपनी पोती की शादी अपनी जिम्मेदारी पर करूंगी। तुम लोगों को उसके लिए रिश्ते तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दादी ने अब अपने गांव में नहीं बल्कि आस पड़ोस के गांव में मेरे लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए थे। मैं बहुत खूबसूरत थी। दादी मेरा फ़ोटो दिखाकर लोगों से रिश्ते की बात कर लिया करती थी और फिर फाइनली दादी को मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता मिल गया था। एक पड़ोस के गांव वाली औरत थी जो मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गई थी। उसने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया था। दादी उनको हमारे घर तो नहीं लेकर आई थी, पर दादी ने उन्हें मेरा फ़ोटो दिखाया था और जिस दिन चाची अपने मायके गई हुई थी और उस दिन उन्होंने मेरा लड़के की माँ से सामना करवाया था। लड़के की माँ को मैं बहुत पसंद आई थी और इस तरह मेरा रिश्ता उस औरत की बेटी के साथ पक्का हो गया था। दादी को लड़का बहुत पसंद था, क्योंकि दादी लड़के को देख चुकी थी, बल्कि उससे मिलकर उससे बातचीत भी कर चुकी थी और पूरे 10 दिन बाद दादी ने मेरी शादी उस घर में करवा दी थी। चाचा चाची को तो मेरी शादी के बारे में बिल्कुल आखिर में पता चला था कि दादी ने मेरे लिए रिश्ता भी तलाश कर लिया और अब वह मेरी शादी भी करवाना चाहती है। चाचा चाची इस बात पर मेरी दादी से बहुत नाराज़ हुए थे और फिर जब मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई तो मेरी आंखों में ढेर सारे सपने थे। मुझे लगता था कि मेरा काला नसीब मेरा यहाँ पीछा छोड़ चुका है और अब मैं इस घर की बहू बन गई हूँ। इसका मतलब यही हुआ कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो गई हैं। मेरी शादी को 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरी दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। फिर उनकी याद में मैं बहुत रोई थी। मेरा पति भी बहुत अच्छा था और सास भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। ससुराल में मेरे पति और सास के अलावा कोई भी नहीं था। ससुर तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, जबकि मेरा पति अपनी माँ का इकलौता बेटा था। दादी के मरने के बाद उस घर से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा था, क्योंकि चाचा चाची तो पहले ही मुझे गलत समझते थे। मेरी जिंदगी अपनी ससुराल में सुकून से गुजर रही थी, मगर फिर अचानक मेरी जिंदगी फिर से पहले की तरह हो गई। एक दिन हमारे घर मेरे गांव की एक औरत आई। उसने मुझे देखा और मेरी सास से वो कहने लगी कि शारदा, तुमने हमारे गांव की सविता की पोती को अपने घर की बहू बनाया है। ऐसा तुमने कैसे कर लिया? आखिर तुम्हें शादी की इतनी भी क्या जल्दी थी कि तुम्हें अपने बेटे के लिए यही लड़की मिली थी? क्या तुम इसके बारे में नहीं जानती कि यह कौन है? यह तो एक कलमुम ही है। उस औरत की बात सुनकर मेरी सास शॉक्ड रह गई थी। उसने कहा कि अभी तक तुम्हारे घर में कोई परेशानी नहीं आई। मेरी सास उससे कहने लगी कि तुम यह किस तरह की बातें कर रही हो, मुझे साफ साफ बताओ। तब उस औरत ने मेरी सास को बताया कि यह सविता की पोती है।
जब भी अपनी माँ के पेट में थी तो उसके पिता का कारोबार खत्म हो गया था। जब पैदा हुई तो अपनी माँ को खा गई और फिर इसका बाप भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया, क्योंकि इसका बाप पूरी तरह से सड़क पर आ गया था। इसके भाग्य ने इसके पिता को कंगाल करके रख दिया था। तुम्हें नहीं पता, इसकी चाची भी इसे पसंद नहीं करती थी। मैंने सुना तो था कि इस कलमुही की शादी हो गई, मगर यह नहीं पता था कि इसको तुमने अपनी बहू बनाया है, मेरी सास कहने लगी। मगर यह तो बिल्कुल ठीक है, मेरे घर में तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। वो औरत कहने लगी कि अभी तुम्हारी बहू को आए हुए इस घर में दिन ही कितने हुए हैं। देखती जाओ कि अपने काले नसीब से तुम्हारे इस अच्छे खासे घर को किस तरह से तबाह करती है। मेरी सास उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी, जो मेरे साथ शादी के पूरे 1 हफ्ते बाद तक बहुत अच्छी रहने लगी थी। अब उनके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा होने लगी थी, क्योंकि जिस दिन मेरी सास को यह बात पता चली थी, उसी दिन रास्ते में घर आते समय मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था। वह बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था और फिर वही औरत दोबारा से मेरी सास से मिलने आई और उसको यह बात जताकर चली गई थी कि यह सब कुछ तुम्हारी बहू की वजह से हुआ है, इसके काले नसीब की वजह से हुआ है। यह ऐसी ही है, जहां भी जाती है वहां बर्बादी करनी शुरू कर देती है। बस उसी दिन से मेरी सास मुझसे नफरत करने लगी थी। मेरा पति तो बच गया था, मगर उसकी एक टांग खराब हो गई थी। काफी दिनों तक वह अस्पताल में रहा था और फिर घर आ गया, लेकिन मेरी सास ने मेरा जीना दुश्वार करके रख दिया था। उन्होंने मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था और वह मुझसे कभी भी सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। मैं उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती थी कि मैं यह जानबूझकर कुछ भी नहीं करती, सब कुछ खुद ही हो जाता है। मेरी सास का कहना था कि मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं तुझे अपने घर की बहू बनाकर। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी करमजली है, वरना तो मैं तुझे कभी भी अपने बेटे की पत्नी नहीं बनाती। मुझे पहले ही अगर सच्चाई के बारे में पता होता तो मेरे बेटे के साथ ऐसा ना होता, क्योंकि एक्सीडेंट में मेरे पति की एक टांग चली गई थी और मेरे पति का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टरों ने मेरे पति के टांग ऑपरेशन के जरिए ठीक तो कर दी थी, क्योंकि आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, मगर मेरे पति को पूरे 1 साल तक बिस्तर पर रहने के लिए कहा गया था। मैं अपने पति की खूब सेवा किया करती थी और मेरी सास यही समझती थी कि मेरे पति के एक्सीडेंट में मेरा ही हाथ है। मेरी शादी को 2 महीने गुजर गए थे जब एक दिन मेरी चाची भी हमारे घर पर आ गई और उन्होंने मेरी सास से कहा कि मुझे पता चला कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं देखने के लिए आ गई थी। मेरी सास उनसे ठीक से बात तक नहीं कर रही थी, क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा था। चाची शादी के बाद तो कभी नहीं आई थी और मेरे पति के एक्सीडेंट को भी काफ़ी दिन हो गए थे। वह मेरे पति के हालचाल लेने नहीं, बल्कि मेरी सास को भड़काने के लिए आई थी। उन्होंने मेरी सास से कहा था कि अब तो आपके घर में बर्बादी आना शुरू हो गई है। धीरे धीरे देखो आप किस तरह से बर्बाद होती हो। मेरी सास कहने लगी कि अगर ऐसी ही बात थी तो शादी के समय तुमने क्यों मुझे यह सब कुछ नहीं बताया? मैं तो कभी भी इसको अपने घर की बहू नहीं बनाती। तो मेरी चाची कहने लगी कि मेरी सास ने हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया था। वह अपनी पोती की हरकतें अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए उन्होंने खामोशी से इसकी शादी आपके बेटे के साथ करवा दी थी, जिसकी वजह से आपको कुछ भी पता नहीं चल सका। मगर अब आप अपने बेटे का ध्यान रखना। अभी तो सिर्फ उसका एक्सीडेंट हुआ है, आगे उसके साथ इससे भी ज्यादा कुछ बुरा हो सकता है। ये बात सुनकर मेरी सास बहुत ज्यादा डर गई थी और कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरा बेटा इकलौता है, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। अब तो मेरी सास मुझे जैसे तैसे इस घर से निकाल देना चाहती थी। मगर मैंने अपने पति से कहा हुआ था कि आप तो जानते हो कि आपका एक्सीडेंट मेरी वजह से नहीं हुआ, तो फिर मांझी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मेरे पति ने अपनी माँ को समझाया था कि माँ, इसकी कोई गलती नहीं है, एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था। मेरा मोबाइल पर ध्यान था और मैं बाइक चला रहा था, बस इसी वजह से मेरी बाइक स्लिप हो गई। मगर मेरी सास फौरन ही उसको यकीन दिलाने की कोशिश करती थी कि तुम्हारी पत्नी का काला नसीब है, तो मेरी मानो तो इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बारे में लोग अच्छा नहीं कहते और अब तो मुझे भी यकीन हो गया कि यह सच में कलमुह ही है। मैं अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश करती थी। उन्हें खुश रखने के लिए मैं दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। एक तरफ अपने बीमार पति को देखती तो दूसरी तरफ अपनी सास को मनाने में लगी रहती थी। मगर मेरी सास का दिल तो जैसे मेरी तरफ से पत्थर का हो गया था, क्योंकि पहले तो यह बात मेरे अपने गांव में फैली हुई थी कि मैं कलमुही हूँ,
मगर धीरे धीरे यह बात अब मेरी ससुराल के गांव में भी फैल गई थी और गांव की सारी ही औरतें मेरी सास को भड़काकर घर से चली जाती थीं। मेरी सास मुझसे नफरत करने लगी थी। उन्हें अब मेरा अपने घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वक्त इसी तरह से धीरे धीरे गुजर गया था और फिर मेरी शादी को पूरे 10 महीने हो गए थे जब एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि लोग तेरे बारे में बिल्कुल सही कहते हैं। तू कलमुही होने के साथ साथ बांझ भी हो चुकी है, जो अभी तक मेरे बेटे को एक बच्चा तक नहीं दे सकी है। मेरा बेटा इकलौता बेटा है। हमारे गांव में 3 लोगों की शादी तेरी शादी के बाद हुई थी और वह तीनों ही औरतें गर्भवती हैं, मगर तू अभी तक गर्भवती भी नहीं हुई है। मैंने कहा कि मान जी, यह सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मगर मेरी सास तो मेरी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह बार बार मेरे पति को यही कहती थी कि बेटा तुम इसे छोड़ दो, मैं तेरी शादी दूसरी लड़की के साथ करवा दूंगी। अभी भी वक्त है, सब बर्बाद होने से पहले इसे छोड़ दे, वरना एक दिन बहुत पछताएगा। मेरे पति के दिमाग में कभी कभी अपनी माँ की बात आ जाती थी, क्योंकि अब तो वह भी यह बात देखने लगा था कि हमारी शादी को 10 महीने गुजर गए हैं और अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ। मेरे पति को बच्चों का बड़ा ही शौक था, इसलिए वह छुट्टी वाले दिन पड़ोस के बच्चे लेकर घर में आ जाता था। लेकिन जब मैं उन बच्चों को गोद में लेती थी तो मेरी सास मेरी गोद से बच्चे छीन लिया करती थी और कहती थी कि अगर इस बच्चे की माँ को पता चल गया कि मैंने इसको तेरी गोद में दिया है तो इसकी माँ कभी भी हमारे घर नहीं भेजेगी। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं अपनी किस्मत पर सारी सारी रात रोती रहती थी। इसी तरह मेरी शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया था। अब तो मेरे पति के दोस्त भी उससे यह कहने लगे थे कि तुम्हारी शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक तुम पिता नहीं बन सके। आखिर ऐसी भी क्या परेशानी है भाभी में? उसकी बात पर मेरा पति खामोश हो जाता था और उनके जाने के बाद वह मुझसे नाराजगी जताता था। कहता था कि देखो, मुझे बच्चा चाहिए क्योंकि मुझे बच्चों का बहुत शौक है, और अगर तुम बांझ हो तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। मुझे तो लगता था कि मेरा पति अपना है, लेकिन अब धीरे धीरे वह भी यह बात मानने लगा था कि मैं बांझ हूँ। मेरी सास मुझे दिन रात बांझ होने के ताने देने लगी थी। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि वह मेरी गोद भर दे, क्योंकि मैं यह सब बचपन से बर्दाश्त करती आई हूँ। अब आगे कुछ भी बर्दाश्त करने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। इतना ही नहीं, एक दिन तो मेरी सास के रिश्तेदार हमारे यहाँ आए थे। मेरी सास ने मुझे चाय बनाने के लिए कहा था। मैं गरम गरम चाय कप में करके उन्हें ट्रे में रखने के बाद मेहमानों के पास लेकर जा रही थी। वह 2 पति पत्नी थे और उनके साथ उनके 2 शरारती बच्चे भी आए थे। वो दोनों बच्चे सारे घर में बहुत ही शरारत करते फिर रहे थे। जब मैं चाय की ट्रे लेकर कमरे के अंदर जा रही थी, तभी वह दोनों बच्चे आकर मुझसे टकरा गए और चाय की ट्रे मेरे हाथ से गिर गई। गरम गरम चाय थोड़ी थोड़ी छलक कर उन बच्चों पर भी आ गई थी, जिसकी वजह से उन दोनों को जलन महसूस हो रही थी और वह चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, जबकि बाकी की सारी चाय मेरे ऊपर आई थी। मैं भी बहुत बुरी तरह से तड़प रही थी, मगर मेरी तकलीफ किसी को नजर नहीं आई। मेरी सास मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि यह तूने क्या कर दिया, मासूम बच्चों को जला दिया तो खुद माँ नहीं बन सकती, इसलिए दूसरों के बच्चों को भी नहीं देख सकती। मैंने अपनी सास से कहा, मैंने इन लोगों पर चाय नहीं गिराई है, ये लोग मुझसे टकरा गए, गलती से मेरे हाथ से चाय की ट्रे गिर गई। मेरी सास ने कहा, तो तेरे हाथों में जान नहीं थी। उन्होंने मुझे उन लोगों के सामने ही जलील करना शुरू कर दिया था, जबकि वो लोग भी मुझे बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि उनको बढ़ावा तो मेरी सास की तरफ से मिला था। मेरे पैरों पर चाय आई थी। बच्चे तो रो धोकर शांत हो गए थे, जबकि मुझे मेरी सास ने मेहमानों के सामने जलील करके रख दिया था। मैं अपने कमरे में आकर बहुत रोई थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ था कि मेरा नसीब सच में खराब है। लोग मुझे कहते हैं कि मैं करमजली हूँ, कलमुही हूँ। इसका मतलब यही है कि वह बिल्कुल ठीक कहते हैं। सच में मेरा नसीब काला है, जिसमें अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं यह सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती थी। अब तो मेरी सास ने मेरे पति के लिए लड़कियां तलाश करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि अब वो मुझे किसी भी तरह इस घर से निकाल देना चाहती थी। उन्हें लोगों से बातें सुनने को मिलती थी कि तुम्हारी बहू ने अभी तक तुम्हें कोई पोता पोती नहीं दिया। लोगों की बातें सुनकर मेरी सास भी यही चाहती थी कि जल्द से जल्द उनकी गोद में कोई पोता पोती आ जाए, क्योंकि
सारी जिंदगी उन्होंने एक बेटे के साथ ही गुजार दी थी, जबकि उन्हें भी बच्चे बहुत पसंद थे। और अब तो उन्हें मुझे बांझ कहने का बहाना मिल गया था, क्योंकि शादी को इतना समय हो गया था। तो उन्हें यही लगता था, और वह मुझे पूरे विश्वास के साथ बांझ कहती थी, क्योंकि अब मेरी शादी को 2 साल होने वाले थे। अब मेरी सास मुझे इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही थी। बस वह मेरे पति से यही कहती थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, इस घर में बच्चा आ जाएगा, घर की रौनक बढ़ जाएगी, और इसे डाइवोर्स दे दो या अपने चाचा चाची के पास चली जाएगी। अपनी सास की यह बात सुनकर मैं उनके पैरों में गिर गई थी और कहने लगी थी कि प्लीज़ मां जी, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं चाचा चाची के घर नहीं जाना चाहती, मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ। मेरी सास कहने लगी, इस घर में रहते हुए भी तू इस घर की अच्छी खासी बर्बादी कर चुकी है। तेरे आने के 1 हफ्ते बाद ही मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, और आज तक वह अपने ढंग से ठीक से नहीं चल पाता। कितने समय तक तो इस घर में अच्छा खाना भी नहीं बना, क्योंकि मेरा बेटा ऐसी हालत में काम पर नहीं जा सका। तेरी वजह से मुझे लोगों को कितनी बुरी भली बातें सुननी पड़ती हैं। हर कोई यही कहता है कि किसको अपने घर की बहू बनाया है। तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली थी क्या? मेरी सास ने तो इतना रोना धोना डाल दिया था कि मेरा पति अपनी माँ की बात मानने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि मेरी सास रोते रोते नौटंकी करने लगती थी, अपनी तबीयत बिगाड़ने की एक्टिंग करने लगी थी, ताकि मेरा पति उनकी बात मानने पर तैयार हो जाए और दूसरी शादी कर ले और मुझे इस घर से निकाल दे। मेरे पति ने कहा था कि ठीक है माँ, अगर आप कहती हो तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा, मगर आप रोना बंद करो। मैं तो अपने पति को फटी फटी आंखों से देख रही थी और बुरी तरह से रोई थी। जब रात के समय मेरा पति कमरे में अकेला मेरे साथ मौजूद था, तब मैंने अपने पति से कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ने का फैसला कर चुके हो तो एक बार मेरी बात मान लो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे शहर लेकर चलो, वहाँ डॉक्टर से मेरा इलाज करवाओ। अब भी यह बात साबित नहीं हुई है कि मैं बांझ हूँ। ऐसा सिर्फ लोग कहते हैं, मगर मुझे नहीं लगता। मेरा पति कहने लगा कि तुम्हारा क्या मतलब है? डॉक्टर को दिखाने के बाद क्या यह बात साबित हो जाएगी? मैंने कहा कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मगर आप तो पढ़े लिखे हो। डॉक्टर मेरी रिपोर्ट करवाएंगी, उसमें ये बात साबित हो जाएगी कि मैं बांझ हूँ या नहीं। अगर मैं सच में बांझ हूँ तो मैं खामोशी से आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी। और अगर रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि मैं बांझ नहीं हूँ और आगे मैं माँ बनने के काबिल हो सकती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे मत छोड़ना। मैं सारी जिंदगी आपकी और माँ जी की नौकरानी बनकर सेवा करती रहूंगी, मगर मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म मत करो। एक बार मेरी बात मान लो। मेरी बात सुनकर मेरा पति कहने लगा कि अच्छा ठीक है, कल मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चलूंगा। मेरा पति मेरे साथ ढंग से बातचीत तो नहीं करता था, क्योंकि मेरी सास ने मेरे खिलाफ उसके दिल में काफ़ी जहर भर दिया था। फिर भी वह मुझे अगले दिन डॉक्टर के यहाँ लेकर चला गया था। डॉक्टर ने हम दोनों पति पत्नी की रिपोर्ट बताई थी, जो रिपोर्ट 3 दिन के बाद आनी थी। चेकअप करवाने के बाद हम लोग घर आ गए थे। मेरी सास ने पूछा भी था कि तुम दोनों कहाँ गए थे। मेरे पति ने मेरी सास को सब कुछ बता दिया था। मेरी सास ने कहा था कि ठीक है, अगर रिपोर्ट में यह आया कि यह बांझ है तो मैं इसे फौरन ही अपने घर से निकाल दूंगी। मेरी सास को पूरा पूरा भरोसा था कि रिपोर्ट में यही आएगा, जबकि मुझे भी अपने भाग्य पर यकीन नहीं था कि मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अब की बार अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मुझे उसको बर्दाश्त करने की क्षमता देना, क्योंकि अब मेरे अंदर कुछ भी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं थी। अब मुझे रिपोर्ट आने का इंतज़ार था। 3 दिन बाद मेरा पति मुझे डॉक्टर के यहाँ ले गया था। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखने के बाद रिजल्ट बताया तो मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि तुम बांझ नहीं हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है जिसकी वजह से तुम बच्चा पैदा ना कर सको। लेकिन जब डॉक्टर ने मेरे पति की रिपोर्ट देखी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। डॉक्टर ने हमें एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर हमारे होश उड़ गए थे। डॉक्टर ने कहा कि आप तो बिल्कुल ठीक हो, मगर आपके पति बच्चा पैदा करने काबिल नहीं है। वह नामर्द है और सारी जिंदगी शायद वह बच्चा पैदा नहीं कर सकेंगे। मुझे तो डॉक्टर की बात पर यकीन भी नहीं आया था। मैंने कहा था कि डॉक्टर ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कहने लगी कि जैसा रिपोर्ट बता रही है हम भी आपको ऐसा ही बता रहे हैं। मेरे पति यह बात सुनकर खामोश हो गए थे
और फिर हम अस्पताल से बाहर आ गए थे। मेरे पति चल तो सकते थे, मगर वो पहले की तरह नॉर्मल नहीं थे। वह लंगड़ाकर चलते थे और मैं उनको सहारा दिया करती थी। मेरे पति ने मुझे बैठने के लिए कहा, इसलिए हम अस्पताल के बाहर ही एक किनारे की तरफ बैठ गए थे। जब मेरे पति ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो कंचन, मैं अपनी माँ की बातों में आ गया था, जो तुम पर इतना गुस्सा करने लगा था। मुझे भी यही लगता था कि तुम मुझे बच्चों का सुख नहीं दे सकती हो। इसका मतलब यही है कि मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहती है, मगर तुमने तो मेरी माँ की बहुत सारी बातें सुनी हैं और मेरी नाराज़गी को भी खामोशी से बर्दाश्त किया है। लेकिन कमी तो मेरे ही अंदर है। तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी इस कमी के बारे में मेरी माँ को कुछ मत बताना, क्योंकि मैं उनसे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहूँगा। मैंने अपने पति से कहा कि आप यह कैसी बातें कर रहे हो? आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। भला मैं आपकी इज्जत को खराब होने कैसे दे सकती हूँ? आप फिक्र मत करो, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। हम दोनों ही बहुत परेशान थे और हम दोनों की आंखों में आंसू थे। जब हम घर आए तो मेरी सास हम दोनों का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वह भी यह बात जानना चाहती थी कि हम दोनों की रिपोर्ट में क्या आया है। मेरी सास हमसे पूछने लगी कि बताओ, डॉक्टर ने क्या बताया है? मेरा पति मेरा चेहरा देख रहा था और मैं उसे देख रही थी। तब मैंने शर्मिंदा होते हुए अपनी सास से कहा कि मुझे माफ़ करना माँ जी, आप ठीक कहती थीं कि मैं बांझ हूँ, मैं आपको पोता पोती नहीं दे सकती। यह कहकर मैं रोने लगी थी, जबकि मेरी सास बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने मेरे पति से कहा कि देखो, मैं कहती थी ना कि यह बांझ है, क्योंकि अगर यह बांझ नहीं होती तो शादी के बाद ही गर्भवती हो जाती। मेरी सास कहने लगी कि अभी भी तुम इसके साथ रहना चाहते हो। मैं तो कहती हूँ कि तुम अब भी जाकर तलाक के पेपर तैयार करवाओ और इसे घर से निकाल दो। फिर मैं तुम्हारी दूसरी जगह शादी करवा दूंगी और तुम जल्दी ही पिता बनने का सुख देख सकोगे। मेरे पति ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह सीधा चलते हुए अपने कमरे में आ गए थे। मैं भी वहाँ से उनके साथ साथ कमरे में आ गई थी। मेरे पति मेरे सामने बहुत शर्मिंदगी जाहिर कर रहे थे। कहने लगे कि मैं तुमसे नज़रें मिलाने काबिल भी नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मेरी इज्जत बचा ली है। मैंने अपने पति से कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं आपकी पत्नी हूँ, सारी जिंदगी आपका साथ दूंगी। अब तो मेरी सास ने मुझे पहले से भी ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया था। अगले दिन सुबह सवेरे ही उन्होंने मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा दिया था और कहने लगी थी कि महारानी उठ जाओ, घर का सारा काम करो। मैं खामोशी से घर के सारे काम कर रही थी और मेरी सास बात बात पर मुझे उल्टा सीधा कह रही थी और बार बार मेरे पति से यही कह रही थी कि तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते, तुम इसे कब छोड़ोगे, यह जाएगी तभी तो दूसरी लड़की इस घर में आएगी। मेरा पति अपनी माँ की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता था और अब तो मेरी सास मुझसे इतनी ज़्यादा तंग आ गई थी कि उन्होंने छोटी छोटी बात पर मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि एक दिन मुझसे सब्जी में नमक मिर्च तेज़ हो गई थी। उस समय मेरा पति घर में मौजूद नहीं था। वह समझती थी कि मैं इन सारी बातों से तंग आकर खुद ही इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, मगर मैं कहीं नहीं जा सकती थी, मेरी मजबूरी थी। जब मेरा पति घर आया और उसने मेरे गाल पर थप्पड़ के निशान देखे तो वह शर्मिंदा होने लगा था और कहने लगा था कि मुझे माफ़ कर दो कंचन, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम बहुत अच्छी हो। मैं अपने पति की बात सुनकर खामोश रहती थी, क्योंकि ऐसा तो मेरे भाग्य में शुरू से ही लिखा हुआ था। उसी रात हमारे घर में चोर घुस आए थे। जब आधी रात के टाइम खटर पटर की आवाज़ सुनकर मैं कमरे से बाहर आई तो पता चला कि चोर किचन से हमारा सिलेंडर और कुछ ज़रूरत का महंगा सामान चुराकर भाग चुके थे। यह खबर जब मेरी सास को पता चली तो वह चीख चीख कर रोने लगी, शोर मचाने लगी और इस सब का जिम्मेदार भी वह मुझे ही ठहराने लगी। उनका शोर सुनकर गांव वालों को भी यह बात पता चली थी, तो गांव के काफ़ी सारे लोग हमारे घर में इकट्ठा हो गए थे और कुछ औरतें मेरी सास से कह रही थीं कि यह सब कुछ तुम्हारी बहू की वजह से हुआ है। हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि यह तुम्हारे घर में किसी को खुश नहीं रहने देगी, तुम्हारे घर में इसी तरह से बर्बादी आएंगी। मेरी सास मेरी तरफ घूर कर देखने लगी। मैंने अपनी सास से कहा कि नहीं माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती, बल्कि मैं तो खुद। खटके की आवाज़ से कमरे के बाहर आई थी देखने के लिए कि आखिर कौन है, मगर चोर तो भाग चुके थे और सामान भी लेकर जा चुके थे। तभी तो मैंने शोर मचाया है, आखिर इसमें मेरी क्या गलती हो सकती है?
मेरी सास ने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया और गांव वालों के सामने ही मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वह मुझे घर से निकालने लगी। जब मेरे पति ने मेरी सास को रोक लिया और उनको डांटने लगे कि आप यह क्या कर रही हो इसके साथ। आखिर लोगों के सामने तमाशा बनाना जरूरी है। उन्होंने सब लोगों को डांटकर घर से भगा दिया और घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे पति कहने लगे कि आप क्या कर रही हो माँ, ऐसा भी कोई अपने घर की बहू के साथ करता है। तो मेरी सास कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानती और मैं इसको अपनी बहू भी नहीं मानती। यह मेरी बहू नहीं बल्कि इस घर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। तुम इसे अभी और इसी वक्त घर से निकालो। मैं इस मनहूस को अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से मैं इसे कुछ नहीं कहती। मेरा बस चले तो मैं अभी इसे घर से बाहर निकाल दूं, मगर तुम हर बार इसको रोक लेते हो। मेरा पति मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे के अंदर ले गया, जबकि मैं फूट फूट कर रो रही थी। उधर मेरी सास का हाल भी बहुत बुरा था। वह गुस्से से लाल पीली हो रही थी। मेरे पति ने मुझे समझाया और वह मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो कंचन, यह सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अगर मम्मी को पता चल जाए कि कमी तुम्हारे अंदर नहीं बल्कि उनके बेटे के अंदर है। ये तो मैं जानता हूँ कि चोरी भी तुम्हारी वजह से नहीं हुई है। बस तुम पर तो सब लोग आसानी से इल्ज़ाम लगा देते हैं, मगर मैं जानता हूँ कि तुम कितनी सच्ची और अच्छी हो। जो कुछ भी होता है वह एक हादसा होता है और लोग इल्ज़ाम तुम पर लगा देते हैं। अगर माँ को यह पता चल जाए कि उनके बेटे के अंदर कमी है, इस वजह से माँ नहीं बन पा रही हो, तो शायद मेरी माँ तुम्हें कुछ नहीं कहे। मैं अभी माँ को सब कुछ जाकर बता रहा हूँ कि बांझ तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। तो फिर सज़ा तुम्हें क्यों मिले? मैं उनको बताता हूँ कि तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, बल्कि कमी मेरे अंदर है, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से माँ के हाथों पिटता हुआ और उनकी बातें सुनता हुआ नहीं देख सकता। बस अब बहुत हो गया। आखिर वह तुम्हारे साथ गलत कब तक करती रहेंगी? मैंने अपने पति का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि नहीं नहीं, आप ऐसा अनर्थ मत करो। अगर आपकी इज्जत इसी तरह से बच सकती है तो मैं सारी जिंदगी भी माँ के ताने और उनके हाथों की पिटाई खाने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं अपने पति को किसी की नज़रों में शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती। मैं अपने पति के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। मैं तो रोने में लगी हुई थी। अचानक मेरे पति की आवाज़ निकली, माँ आप। मैंने अपने पति के चेहरे को देखा तो मेरे पति दरवाजे की तरफ देख रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरी सास दरवाजे पर खड़ी हुई थी और उनकी आंखों से मुझे आंसू निकलते हुए दिख रहे थे। मैं अपनी सास को देखकर घबरा गई और एक झटके में उठकर खड़ी हो गई। जब मेरी सास धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी तो मैं कांप रही थी। मुझे लगा कि शायद अभी भी वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकालना चाहेंगी, मगर उन्होंने तो मेरा हाथ पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया। मेरी सास कहने लगी कि बहू मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी हो, मेरे बेटे की इतनी बड़ी कमी मुझसे छुपा रही हो और सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लिया हुआ है। उसकी सज़ा भी भुगत रही हो जो तुमने की भी नहीं है। मुझे माफ़ कर दो बहू। मैं कितने समय से तुम्हें बांझ बांझ कहकर तंग कर रही हूँ, मगर तुम तो अपने पति की इज्जत बचा रही हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। जो भी होता है वह सब एक इत्तेफाक होता है और लोग इल्ज़ाम तुम पर लगा देते हैं। शायद मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, लेकिन फिर भी तुम खामोशी से मेरे सारे अत्याचार सहती रही। तुमने पलटकर मुझे कभी नहीं बताया कि कमी तुम्हारे अंदर नहीं बल्कि मेरे बेटे के अंदर है। मेरी सास हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांग रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। मैंने अपनी सास के हाथ पकड़ ली और कहा कि आप यह क्या कर रही हो माँ जी? आपको कोई हक नहीं बनता मेरे सामने हाथ जोड़ने का। मेरे पति ने फिर मेरी सास को सब कुछ सच सच बता दिया कि किस तरह हम लोग रिपोर्ट करवाने गए थे और डॉक्टर ने बताया था कि कंचन बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं ही नामर्द हूँ जिसकी वजह से कंचन मां नहीं बन सकी। माँ, आपने तो कंचन पर इतने ज़्यादा अत्याचार कर दिए थे। आज मैं उसे कहने वाला था कि तुम्हारा मेरी माँ से एक ही तरह से पीछा छूटने वाला है। तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और तुम किसी और से शादी कर लेना, मगर मैं कंचन को नहीं छोड़ सकता था। ऐसा ख्याल भी मैं अपने दिल में नहीं ला सकता था। वह तो बहुत अच्छी है, भला मैं ऐसी लड़की को कैसे छोड़ सकता हूँ? सिर्फ आपकी वजह से
मैं उसे डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो रहा था। सारा जमाना इसे बुरा कहता है, लेकिन यह कितनी अच्छी है, इसकी अच्छाई तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। लोगों ने जो देखा वह कहा, लेकिन मैंने जो देखा मैं वही कंचन को समझता हूँ। कंचन एक बहुत अच्छी लड़की है। लोगों ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर सारी जिंदगी इस पर इल्जाम लगाए, लेकिन अब यह मेरी पत्नी है। मैं किसी को यह हक नहीं देता कि कोई मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाए। मेरी सास ने कहा कि बेटा, मैं भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं सब बातों से अनजान रही। मगर अब जब मुझे बहू की हकीकत मालूम हुई तो पता चला है कि बहू काले नसीब वाली नहीं, बल्कि बहू तो बहुत भाग्यों वाली है। मेरी सास फिर से हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी, मगर मैंने खुले दिल के साथ अपनी सास को माफ़ कर दिया। मेरी सास ने मुझसे कहा कि आज के बाद अगर कोई भी मेरी बहू को गलत कहेगा तो मैं उसी समय उसको बालों से पकड़कर मारूंगी, क्योंकि मैं अब अपनी बहू की बुराई नहीं सुनूंगी। और तुम मेरी बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो। कोई तुम्हें इस घर से नहीं निकालेगा, यह तुम्हारा घर है, तुम इस घर में सर उठाकर जीना। इस तरह मेरी सास ने अपने दिल से मेरे लिए सारी नफरत खत्म कर दी थी। मेरी सास को इस बात का बहुत सदमा लगा था कि उनका बेटा ही बांझ है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मेरे बारे में कुछ भी जाने बिना ही मुझे बांझ कहती थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक और नई खबर मुझे सुनने को मिली, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे चाचा चाची, जिन्होंने मुझे सारी जिंदगी गलत कहा था और मेरी बुराइयां लोगों तक पहुंचाई थीं, मेरे चाचा का कारोबार अचानक से ठप हो गया। चाचा सड़क पर आ गए। चाचा और चाची अब इतने बुरे वक्त से गुजर रहे हैं कि भूख से उनका बुरा हाल हो गया। फिर चाचा चाची को एहसास हुआ कि शायद उनके साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एक दिन उन्होंने मेरे पापा का कारोबार ठप होने पर उसका जिम्मेदार मुझे ठहराया था। अब तो मैं उन लोगों की जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी थी। क्या अभी भी वो लोग मुझे अपने कारोबार ठप होने की वजह समझ सकते थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन से मेरी शादी हुई थी मैंने उन लोगों को पलट कर ही नहीं देखा। अब यह उनका ही नसीब था जो इतना खराब था, जिसकी जिम्मेदार वह मुझे नहीं ठहरा सकते थे। उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह लोग मेरे घर मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आए थे। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था, मगर मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पति के हालात भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वो लोग मेरे घर से चले गए थे। फिर धीरे धीरे मेरे पति का काम भी चल निकला और अब मैं अपनी ससुराल में बहुत खुशी खुशी रह रही हूँ। मेरी सास मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानती है। अगर कोई मेरी सास से मेरी बुराई करता है तो मेरी सास उसे इतनी बातें सुनाती है कि वह अपने कानों पर हाथ लगा लेते हैं और शर्मिंदा हो जाते हैं। मेरा पति भी मुझसे बहुत प्यार करता है। इतनी ढेर सारी खुशियाँ देखकर मैं तो जैसे झूम ही उठी थी। फिर मुझे अपनी दादी की कही हुई वह बात याद आई, जब उन्होंने मुझे समझाया था कि देखना, एक दिन तेरी जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ होंगी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती। आज जब मुझे खुशियाँ मिली थीं तो ढेर सारी खुशियाँ एक साथ मिल गई थीं। मेरे पति ने अनाथाश्रम से एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया था और अब हम दोनों इस बच्चे के माता पिता हैं। मेरे पति ने मुझसे कहा भी था कि मेरी वजह से तुम माँ बनने का सुख नहीं देख सकी। मैंने अपने पति को यही समझाया कि मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, ये बच्चा हम दोनों का है तो मैं इसी से अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूँगी। मेरी सास भी बहुत ज़्यादा खुश थी और आज भी वो अपने के पर शर्मिंदा रहती है। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि किसी को बुरा भला कहने से पहले इंसान को अपने बारे में सोच लेना चाहिए। लोग मेरी अच्छाइयों को जाने बिना ही मुझे बुरा कहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे नसीब को भी बुरा भला कहा था। लेकिन कोई भी यह नहीं जानता कि एक दिन हर इंसान का नसीब जाग जाता है। बिना सोचे समझे किसी के बारे में भी ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए जो आगे चलकर खुद को भी भुगतने पड़े। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।